हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसको डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने एक पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हाफ सेल थे, तो आज हम लोग का जो लेक्चर का टॉपिक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाफ सेल, हम लोगों ने 2 हाफ सेल पढ़ रखे थे, है ना, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। तो हाफ सेल के रिएक्शन, उनका रिप्रेजेंटेशन और हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि हाफ सेल, ये जो नस्ट इक्वेशन है वो एनोडिक हाफ सेल हो या कैथोडिक हाफ सेल हो या कंप्लीट सेल हो, सबके लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो आज उसी बात को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा जो हाफ सेल है, 2 हाफ सेल होते हैं एक गैल्वेनिक सेल में, एक होता है एनोडिक हाफ सेल और एक होता है कैथोडिक हाफ सेल। तो पहले हम लोग एनोडिक हाफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। एनोडिक हाफ सेल, जिसको हम सिंपली AHC, शॉर्टली AHC बोल रहे हैं, क्या क्या होता है। तो एनोडिक हाफ सेल में हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इसी को क्या बोलते हैं, AHC, मतलब एनोडिक हाफ सेल। तो पता ही है कि जिस पर क्या हो, जिस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसी को बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल या लेफ्ट LHC, लेफ्ट हैंड सेल। तो इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल, ओके। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा क्या था कि एनोडिक हाफ सेल का क्या चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रोड पे, तो निगेटिव। तो ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। तो बैटरी मतलब क्या, गैल्वेनिक सेल एक बैटरी कहलाती है। तो बैटरी यानी कि गैल्वेनिक सेल का ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन की। एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, तो एनोड पर क्या होता है भाई, तो एनोड पर होता है क्या, सिंपल हमने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें जिंक है और जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं SOP। SOP क्या है, मतलब ये तो रिएक्शन हो गया। अब चूंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो ये SOP क्या कहलाता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर ऑक्सीडेशन, P फॉर पोटेंशियल। तो ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन में तो नाम क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये अगर ये हाफ सेल है, जिंक से जिंक ऑक्सीडेशन अगर ये हाफ सेल है तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको हम कह सकते हैं E0 मतलब स्टैंडर्ड OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, E0 Zn से Zn+2। Zn से Zn+2 का मतलब क्या हो गया कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक का है, वो कितना बेटा, उसकी वैल्यू मान लो कि हमको दे रखी है 0.76। वैल्यू कितना है, 0.76। और ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होती है, स्टैंडर्ड, ओके। यहाँ तक क्लियर। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है, बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, तो 0.76 वोल्ट होता है। तो ये क्या हो गया, एक आपके हाफ सेल रिएक्शन हो गया। और इस रिएक्शन की ये क्या लिखी हुई है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन का एक जो जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, तो E = याद आ रहा हो तो E0 माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमने पढ़ा था।
अब मुझे इस रिएक्शन के लिए मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी है, इस इक्वेशन के लिए। तो ई नॉट, तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का। तो कैसे लिखेंगे? ई जेड से जेड प्लस 2 है ना, फिर ई नॉट जेड से जेड प्लस 2। ये ई क्या है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एट एनी कंडीशन। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक है ना एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी? तो एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या लूज और गेन। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ? तो 2। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इस रिएक्शन के लिए 2 होगी, ठीक है ना। तो ऐसे एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन की वैल्यू कितना होगी बेटा? 2 होगी। ओके, लॉग। अब लॉग में क्या है? प्रोडक्ट में क्या है? तो जेड प्लस 2 और रिएक्टेंट में क्या है? तो जेड एन। तो क्या लिख लेंगे? तो लिख लेंगे बेटा जेड एन प्लस 2 बटा जेड एन। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने आपको बता रखा था, याद करिए कि जिंक यहाँ सॉलिड है और ये क्या एक्वस है। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास वो कितना होता है, कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 होता है, बता रखा था। तो यहाँ पे चूँकि जिंक सॉलिड है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे, ई जेड एन से जेड एन प्लस 2 इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस 2 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग जेड एन प्लस 2। तो ये हमने नस्ट इक्वेशन लिख दिया। तो नस्ट इक्वेशन लिखना आ गया। जिंक को मैंने 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि मैंने बता रखा था प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास क्या हम लोग लेकर चलते हैं? 1 लेकर चलते हैं। तो हमने एक नस्ट इक्वेशन लिख दिया किसके लिए? जिंक के लिए। तो ये क्या है? ये जेड से जेड प्लस 2 क्या है? इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जनरलाइज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? जनरलाइज, अगर मैं इस बात को क्या कर दूँ बेटा? जनरलाइज कर दूँ तो लिख सकता हूँ क्या? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 बटा एन। एन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस या ट्रांसफर, और लॉग ऑफ यहाँ क्या है? आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। तो कोई भी आयन लिखा होगा तो आप उसका क्या कर सकते हैं? कोई भी अगर एनोडिक रिएक्शन लिखा हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं? उसका आप नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है? तो सिंपल नस्ट इक्वेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयन के बीच में क्या दे दिया? एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि फॉर सेम मेटल अगर मैं लिख रहा हूँ कि ई नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन प्लस 2 अगर क्या एक्स है, ध्यान दीजिएगा, तो ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस 2 से जेड एन ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन थी, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। यानी आप यूँ बोलिए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इज सेम एज द रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। तो ये कितना दे रखा था यहाँ पर? 0.76। तो अगर ये 0.76 है तो ये कितना होगा बेटा? माइनस 0.76। और इलेक्ट्रोड है तो वोल्टेज इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमने एनोड हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिख दिया। ओके, अब अगला जो है और क्या होता है? तो भाई एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे? इधर एनोड और इधर क्या है? एनोड हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि एनोड जो मेटल ना, आप ऐसे करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए जिंक। इसके अंदर आपने क्या कर दिया? जिंक के रॉड को
डुबो दिया। तो जिंक एनोड है और ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वजह से देखो जिंक, और मान लो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया मैंने, जिंक सल्फेट एक्वस, तो क्या हुआ जिंक ZnSO4 और कंसंट्रेशन मान लो किसका C1 मोलर है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, जिंक स्लैश जिंक सल्फेट। ऐसे लिखा है तो मतलब क्या, ये एनोड हाफ सेल है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आप इसमें देखिए ये जो लाइन है, ये जो बीच में लाइन है, ये क्या होता है, ये सेपरेशन बिटवीन फेज को रिप्रेजेंट करता है कि एनोड का फेज क्या मान लो सॉलिड है और ये क्या है सोल्यूशन फॉर्म में। तो ये फेज क्या है, सेपरेशन दिखा रहा है कि एनोड और एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है, अलग अलग है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि एनोड और एनोड हाफ सेल आयन का कंसंट्रेशन, यानी कि अब इसमें मान लो कि मुझे जिंक आयन से मतलब है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ Zn+2 और कंसंट्रेशन क्या है C1 मोलर। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया हमारा एनोड सेल का रिप्रेजेंटेशन। एनोड सेल का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, यानी एनोड कौन है, मतलब इलेक्ट्रोड। तो एनोड और के बाद क्या आएगा, स्लैश करके उसका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या बेटा, दिस इज द एनोड हाफ सेल। ओके, और बिल्कुल जैसे जैसे हमने ये बातें डिस्कस की हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, बिल्कुल कैथोड की कहानी सेम एज जैसे अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, तो कैथोड हाफ सेल। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कैथोड हाफ सेल CHC। तो पहला चीज, हाफ सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस नोन एज कैथोड हाफ सेल। राइट हैंड साइड ऑफ सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या बैटरी को हम गैल्वेनिक सेल बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या आप कैथोड सेल हाफ सेल है, तो जाहिर सी बात में रिएक्शन हो रहा होगा, नाम क्या पड़ गया, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। और उसमें क्या होता है, मेनली रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो मैंने एक रिएक्शन ले लिया कि कॉपर+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर गेन करके क्या बनाए, कॉपर सॉल्ट रिडक्शन है। और ऐसे ही SRP वहाँ था SOP, तो ये क्या होगा SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या E0 रिडक्शन पोटेंशियल, वही चीज़ है। या हम सीधे लिख सकते हैं कॉपर+2 से कॉपर, तो बेटा रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा E0 कॉपर+2 कॉपर। तो ये तीनों बात का मतलब क्या है, एक ही है। और वो कितना है दे रखा है, मतलब 0.4 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर n निकालना हो तो यहाँ n कितना होगा बेटा, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना। और एक वही बात की, अगर मैंने E0 कॉपर+2 से कॉपर कितना है 0.4 वोल्ट है, ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 कॉपर से कॉपर+2 क्या, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये क्या रिडक्शन और ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो ये कितना बेटा, तो -0.4 वोल्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था याद। तो पहला ये क्या है, दिस इज योर रिडक्शन, यहाँ कॉपर+2 से कॉपर रिडक्शन। और ऐसे लिखें तो क्या है ऑक्सीडेशन। तो ऊपर वाला रिडक्शन पोटेंशियल और नीचे वाला क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ओके, अब फिर से इसका नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला भी बता रखा था, तो यहाँ कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो E क्या है, अब रिडक्शन है तो मान लो कॉपर+2 से कॉपर, तो E0 कॉपर+2 से कॉपर -0.059 अपॉन n कितना बेटा 2 लॉग, प्रोडक्ट में क्या होगा, तो कॉपर सॉलिड है, चलो लिख लीजिए कॉपर, और नीचे क्या होगा कॉपर+2, ये आयन है। और कॉपर सॉलिड है तो इसका क्या लेना है, कंसंट्रेशन 1। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E कॉपर+2 से कॉपर, E0 कॉपर+2 से कॉपर 0.059/2 log 1 अपॉन कॉपर+2। अब इसमें मुझे कोई ये डाटा दे देगा, 0.4 दे रखा है, कॉपर+2 का कंसंट्रेशन दे देगा और पूछेगा कि बताइए क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर+2। तो क्या आप निकाल लेंगे,
ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, दो चीज़ मिल जाएगी तो तीसरी चीज़ निकल जाएगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्या होंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2, ठीक है, ओके। तो अगर जनरलाइज कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, तो E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059/2 log ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यानी सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके सामने अगर इक्वेशन लिखा हो तो आप उससे क्या कर सकते हैं, तो आप उससे नष्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ देख लिया कि हम एनोड का भी लिख सकते हैं और कैथोड का भी लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब इसी तरीके से जैसे एनोडिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऐसे ही कैथोडिक हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे बस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोलाइट आता है और बाद में क्या आता है, इलेक्ट्रोड, और यहाँ इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड। और एनोडिक हाफ सेल में क्या आता है, पहले एनोड आता है फिर इलेक्ट्रोलाइट आता है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोलाइट आता है और फिर आपका एनोड आता है, कैथोड आता है। तो मतलब अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा यहाँ के लिए, तो कॉपर सल्फेट एक्वस ये इलेक्ट्रोलाइट है और कॉपर का इलेक्ट्रोड है। या सिर्फ आयन लिखना हो तो कॉपर +2 एक्वस आयन, और ये क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो ये और ये दोनों तरीके क्या है, सही है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अगर मैं एनोड लिखता तो कैसे लिख रहा था, जिंक और Zn+2, ये एनोडिक हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें क्या लिख रहा हूँ, कॉपर +2 और देन कॉपर। तो यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रोड पहले है, इलेक्ट्रोलाइट बाद में, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पहले है और इलेक्ट्रोड बाद में है। और ये जो स्लैश है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का फेज, इंटरफेज सेपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। तो अब हम लोग को कुछ टाइप ऑफ हाफ सेल हैं कि ये जो हाफ सेल तो पता ही चल गया है, या तो एनोडिक हो गया तो क्या होगा, कैथोडिक होगा। तो इसमें कौन कौन से हाफ सेल हम लोग खूब पढ़ने वाले हैं, तो एक होता है पहला जो है मेटल आयन हाफ सेल। और कैसा आयन होना चाहिए, तो आयन होना चाहिए सॉल्युबल सॉल्ट का। सॉल्युबल सॉल्ट समझ ही रहे हैं, कैसा सॉल्ट जिसको पानी में डालते हो क्या हो जाए, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। और हाफ सेल को हम क्या बोल देते हैं, तो चाहे बोलो मेटल आयन हाफ सेल बोलिए, चाहे मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलिए, ओके। तो कैसा होता है, तो जैसे जिंक और Zn+2, तो ये क्या है, मेटल, और ये क्या है, Zn+2 इसका सॉल्युबल सॉल्ट का आयन है। तो ये क्या होगा, मेटल आयन हाफ सेल। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है ना, तो ये क्या, देखो इसमें इलेक्ट्रोड पहले है और ये कैथोड, तो ये क्या है, एनोडिक हाफ सेल दिख रहा है, मेटल आयन। और मैं ऐसे लिख दूं कॉपर +2 से कॉपर गया, तो ये क्या, ये भी एक हाफ सेल है जिसमें एक मेटल है और उसका क्या है, मेटल आयन है। बट ये क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पहले है और मेटल बाद में, तो ये क्या है बेटा, कैथोडिक हाफ सेल। बट ये किसके एग्जाम्पल है, मेटल आयन हाफ सेल के, चाहे एनोडिक हो चाहे कैथोडिक, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये पहले तरह का हाफ सेल आपको खूब मिलेगा, और अभी ये एग्जाम्पल लिया। अगला जो एग्जाम्पल है वो है क्या, दैट इज़ अ गैस आयन हाफ सेल या गैस आयन इलेक्ट्रोड। अच्छा, गैस आयन, तो इसमें एक गैस होगा और एक आयन होगा। तो यहाँ देखिए जैसे गैस के हाइड्रोजन तो H2 और उसका आयन क्या होगा, H+, या Cl2 गैस और उसका आयन क्या है, Cl-। तो ये क्या होता है, गैस आयन हाफ सेल, है ना, गैस और उसका आयन, ओके। तीसरा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। तो इसमें क्या होता है कि एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे उसके अंदर Fe का Fe+2 भी होगा और Fe+3 भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। या मैग्नीज के दो आयन होंगे एक ही सोल्यूशन के अंदर, MnO4+ और Mn+2, तो दोनों आयन हैं। अभी तक क्या था, सिर्फ एक ही आयन था, H+, Cl-, कॉपर +2, Zn+2।
अगर एक ही मेटल के दो आयंस प्रेजेंट हैं, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि इसमें मैग्नीज पे +2, इस मैग्नीज पे क्या है +7 है, तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस क्या है कि सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो ऐसे वो क्या बोलते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडॉक्स का मतलब ही क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चाहे हाफ सेल बोलिए चाहे इलेक्ट्रोड बोलिए, तो कुछ ऐसे भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, बात समझ में आ रही है। और एक ये कैटेगरी है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो एक हमने सबसे पहला कैटेगरी पढ़ा सॉल्युबल सॉल्ट, तो यहाँ जैसे एग्जांपल क्या होगा मेटल Ag, और एक ऐसा सॉल्ट Mg का जो इनसॉल्युबल हो तो AgCl, इनसॉल्युबल जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम हो, और फिर इसका एनायन हो गया Cl-। तो ये क्या है, इस तरह के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं मेटल Ag और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, और फिर इसका एक आयन कौन सा एनायन Cl-। इसका नाम क्या है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो पहली बात तो भी 4 हाफ सेल इस पूरे गैल्वेनिक सेल के 4 यूज होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाफ सेल है वो पहला और दूसरा, ये 2 आपको खूब मिलेंगे चैप्टर में, ठीक है ना। तीसरे और चौथे को बस थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, और जो तीसरा जो चौथा है ये खासकर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नीट में इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो यही 4 तरह के हाफ सेल हम पढ़ने वाले हैं, 4 टाइप के, ठीक है ना, जिसमें ये हर एक हाफ सेल एनोडिक भी हो सकता है और कैथोडिक भी हो सकता है, ओके। जिसमें से पहला मेटल आयन हाफ सेल और दूसरा गैस आयन हाफ सेल, ये 2 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ओके। और विस्तार में फिर इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एक आपको आइडिया लग जाए कि ये 4 हाफ सेल, कि अभी हम लोगों ने ये जो हाफ सेल पढ़ा है ये कौन से हाफ सेल पढ़े हैं बेटा, ये जो बड़ा हाफ सेल है कौन सा हाफ सेल है, तो ये आपका क्या है ये क्या आपका है, तो दिस इज द फर्स्ट काइंड मेटल आयन हाफ सेल, या Zn+2 भी क्या होगा मेटल आयन हाफ सेल। यहाँ तक क्लियर। तो आगे और डिटेल में पढ़ते जाएंगे चैप्टर समझ, अभी तो फिलहाल आपका काम है जितना मैं बात बता रहा हूँ उसको आप लोग समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स की तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल्स भी इसके और स्टार्ट हो जाएंगे, तो और ये बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आपको देना स्टार्ट कर देगा। अभी फिलहाल थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी जो नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूले ये पूरे जिस्ट है गैल्वेनिक सेल की, और इसी पर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल, दोनों ही हाफ सेल थे। अब क्या कर रहे हैं, दोनों हाफ सेल को जोड़ दिया, एनोडिक पे ऑक्सीडेशन, कैथोडिक पर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जोड़ दिया, बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, उसके रिएक्शन और उसको रिप्रेजेंट कैसे। तो अभी जो अलग अलग पढ़ रहे थे दोनों हाफ सेल, अब दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा कंप्लीट सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। अब उसके रिएक्शंस को, यानी कि हम इंडिविजुअली हाफ सेल पढ़ रहे थे, अब एज अ कंप्लीट सेल पढ़ेंगे जब दोनों को जोड़ देंगे, और अब उसका रिप्रेजेंटेशन और उसका नस्ट इक्वेशन सब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात वही चीज़ कि गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल थ्रू कंडक्टिंग वायर एंड साल्ट ब्रिज। तो सामने देखिए एक ये एनोडिक हाफ सेल और ये क्या कैथोडिक हाफ सेल है, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इनको इस वायर से जोड़ दिया गया, और ये साल्ट ब्रिज है। किसका क्या फंक्शन है ये हम लोग तो पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये गैल्वेनिक सेल है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ 2 हाफ सेल। तो ये हाफ सेल कौन हो गए एनोडिक हाफ सेल, और ये नहीं कि 2 कैथोडिक हाफ सेल या 2 एनोडिक, एक एनोडिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कैथोडिक, तभी तो क्या होगा ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ओके। इतनी बात क्लियर। तो हमने जैसे 2 एग्जाम्पल जो ऊपर से लिए थे अब वही लेकर चलते हैं कि एक क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो एक हम लोग क्या लेंगे एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल में क्या है हमारा रिएक्शन, तो जिंक से Zn+2 बन रहा है बेटा, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ध्यान दीजिएगा। और इसका ये क्या है, तो एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या लिखा हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया, वो कितना है 0.76 वोल्ट, ठीक है। कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन जिस पर क्या रिडक्शन हो रहा है, तो अब रिडक्शन लिखते हैं, तो वो क्या था कॉपर +2 एक्वस ने
2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैंने रिड्यूस होकर क्या बनाया, कॉपर का सॉलिड बनाया। चूंकि यह रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या लिख लें सामने सीधे, स्टैंडर्ड रिडक्शन मीन्स कॉपर +2 से कॉपर, और वो मैंने क्या लिया था 0.4 वोल्ट। ठीक है, ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये आपको डाटा प्रॉब्लम्स में गिवन होता है, तो ये आपको दे रखा है। अब आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जब ये पहला रिएक्शन क्या है तो दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन और ये क्या है रिडक्शन, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे जोड़ते हैं, तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ने जा रहे हैं। ओके, और जोड़ते वक्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखने देना होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी कैंसल आउट। तो ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितना गेन हुआ उतना लॉस हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं दिखने चाहिए जोड़ने के बाद। तो अब जोड़ लेते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे सब बैलेंस है तो मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट साइड क्या है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर। तो ये मैंने जोड़ दिया, यही क्या है, ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन, या इसी को हम क्या बोलेंगे कंप्लीट सेल रिएक्शन, यानी ये गैल्वेनिक रिएक्शन ये है। इसमें दोनों रिएक्शन आ गए, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल को मिला लिया, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अब इस कंप्लीट सेल रिएक्शन का कोई एन पूछे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस क्या हुआ, जो नस्ट इक्वेशन लिखते हो काम आएगा। तो अगर वो मैं लिखना चाहूँ तो क्या है बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन का तो गेन या लॉस हो रहा है, तो इसके लिए एन कितना होगा बेटा 2। कोई जब क्वेश्चन करेंगे नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो एन निकालना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो एन है, इन केस ऑफ रिडक्शन कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वो एन है, और इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो एन यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। और इस पूरे सेल का अब इसको बोलते हैं E0 सेल, क्या बोलते हैं E0 सेल। तो E0 सेल, इस पूरे सेल रिएक्शन क्या बोलते हैं E0 सेल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये क्या है सेल पोटेंशियल। तो E0 सेल क्या कहलाता है सबसे पहले, व्हाट इज द E0 सेल, दिस इज कॉल्ड, नॉट लग रखा है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा ये वर्ड, इट इज सेल पोटेंशियल। अभी तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड क्या बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट सेल तो किससे बनता है 2 इलेक्ट्रोड के साथ, तो इसका नाम क्या है सेल पोटेंशियल। तो E0 सेल जो होता है ये यहाँ पर दैट इज, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1.16 वोल्ट ये E0 सेल है, ठीक है ना। तो E0 सेल मैंने कैसे लिखा, तो वो ध्यान देने वाली बात है कि E0 सेल जो होता है वो क्या करना है, एनोड का क्या लिया आपने ऑक्सीडेशन और कैथोड का क्या लेते हैं रिडक्शन। तो इट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही क्या कहलाता है E0 सेल। कोई दिक्कत है ना। और नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन, या मुझसे कोई बोले ई सेल बताइए, ई सेल मतलब कि सेल पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, तो वो क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो सेम ही चीज होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या E0 सेल या ई सेल कैसे निकालते हैं, तो एनोड का क्या लेना है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का क्या लेना है आपको रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन होता है रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को जब दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, तो उसी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं ई सेल, सेल पोटेंशियल, क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल समझ में आ गया, क्लियर। अब मेरा मन करेगा भाई कि अब मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है इसकी नस्ट इक्वेशन। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो पता ही है
तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पूरे सेल की लिखेंगे ना, तो ई सेल अभी तक हाफ सेल की लिख रहे, तब पूरे सेल की लिख रहे, ई सेल इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे थे, अब हम क्या लिख रहे हैं, सेल पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो वही लिखा है तो। अब ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालना भी सिखा दिया मैंने आपको, माइनस 0.059 बाई इस इक्वेशन के लिए n क्या है बेटा, n/2, तो n2 ले लिया, और लॉग प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्या है, Zn+2 और कॉपर, कॉपर सॉलिड है तो एक्टिव मास 1, और रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड है तो सिर्फ क्या लेना है, तो बेटा प्रोडक्ट में Zn+2 और रिएक्टेंट में कॉपर +2, यानी ई सेल क्या ले सकते हैं, और ई नॉट सेल हमने निकाल ही रखा है, वो कितना है 1.16 माइनस 0.059/2 लॉग Zn+2 अपॉन कॉपर +2। तो सेल रिएक्शन मुझे पता है, तो प्रोडक्ट मान रिएक्टेंट लिख लेंगे, नंबर ऑफ एन आप निकाल लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुआ, ई नॉट सेल आपको दिया होगा। अब यहाँ पर मैं जिंक और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन अगर मैं दे देता तो बस ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी क्या जगह ई सेल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई सेल पोटेंशियल बताइए, कोई दिक्कत। और इसी ग्राफ को अगर मैं बनाऊं, जैसे ग्राफ पूछ लेगा कि ग्राफ है तो ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ Zn+2 अपॉन कॉपर +2, तो क्या होगा भाई, तो ये 1.16 है, तो ये क्या बेसिकली ई नॉट सेल है ना, तो बस ई नॉट सेल, और नेगेटिव स्लोप है तो बस ये डिक्रीज, ये घटता रहेगा, ठीक है ना। और ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो माइनस 0.059 बाई, इसके लिए कितना हो गया, दैट इज 2, वो एन कितना है 2 है, तो निगेटिव स्लोप है। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी बेटा 1.16 वोल्ट। तो इस ग्राफ में ये जो है वाई इंटरसेप्ट वो ई नॉट सेल है, और स्लोप क्या होता है, दैट इज -0.059 अपॉन 2, चूँकि इसके लिए इस रिएक्शन के लिए n कितना है 2 है, तो 2 नहीं तो आप n लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है ना बेटा। तो एक सिंपल एक फॉर्मूला आपके सामने है ये, तो नस्ट इक्वेशन बस तैयार होना चाहिए। तो नस्ट इक्वेशन कैन अप्लाइड है ना फॉर द हाफ सेल्स एंड आल्सो कैन अप्लाइड फॉर द सेल पोटेंशियल। तो ये जो सेल पोटेंशियल है वो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टर्म पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट इसका नाम क्या है, सेल पोटेंशियल, जिसको हम ई सेल बोल रहे हैं। और वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का जो समेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल कभी किसी एक हाफ सेल का डिफाइंड नहीं होगा। जब दो हाफ सेल मिलाकर हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल, पूरे गैल्वेनिक सेल का ही क्या होता है, डिफाइंड होता है। और नस्ट इक्वेशन कैन अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल हाफ सेल और फॉर द कंप्लीट सेल। और इसी पर बनते हैं हमारे क्वेश्चन, जो आप धीरे धीरे आगे हम लोग के सामने आएंगे। अब इसका जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि कंप्लीट सेल में एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। तो वो कैसे करते हैं बेटा, तो एनोडिक हाफ सेल भी होता है और कैथोडिक हाफ सेल भी होता है, और दोनों को सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो है ये डबल मार्क ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सॉल्ट ब्रिज। और एनोडिक हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं अभी हमने पढ़ा था। तो एनोड और उस एनोड का क्या, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, ये एनोडिक हाफ सेल। और कैथोडिक हाफ सेल पहले इलेक्ट्रोलाइट
और फिर क्या आता है, कैथोड। तो यही चीज़ क्या आती है, एनोडिक हाफ सेल, और ये चीज़ क्या आती है, कैथोडिक हाफ सेल। अभी हमने पढ़ा था, दोनों को मिलाकर साल्टब्रिज के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अब इस रिएक्शन के लिखूँ तो एनोड कौन है बेटा, जिंक वाला, तो Zn से Zn+2, जिसका मान लीजिए कंसनट्रेशन C1 है, ये आ गया साल्ट ब्रिज, और copper+2 से कॉपर ये सॉलिड है, और मान लीजिए इसका कंसनट्रेशन क्या C2 है, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज योर एनोडिक पार्ट, दिस इज योर कैथोडिक पार्ट, एंड दिस इज योर साल्ट ब्रिज। तो चाहे से लिखिए, चाहे मैंने सिर्फ आयन रिप्रेजेंट किया है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं Zn से ZnSO4, ऐसे भी लिख सकते हैं, साल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट से कॉपर, जिसमें जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन C1 मोलर है, उसका कितना C2 मोलर है। तो हम चाहे सिर्फ मेटल और उसके आयन को रिप्रेजेंट करें, या मेटल और पूरे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे दे रखा आपके पास कि जिंक Zn+2 कंसंट्रेशन इसका बेटा 10 मोलर, और Ag+ और से बना Ag, इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। E0 दे रखा है Zn+2 से Zn का 0.7, और E0 ऑफ Ag+ से Ag दे रखा है 0.8 वोल्ट। तो कैलकुलेट करना है, पहला E0 सेल, दूसरा क्या बताना है, ई सेल, ये दो चीज़ निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि देखिए आइडेंटिफाई कर रहा था, ये आपका एनोड है और ये आपका क्या कैथोड है। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है। ये तो आपको पता ही, LHS RHS। अब तो हमें पहले रिएक्शन लिखना पड़ता है। तो एनोड कौन सा है, तो एनोडिक रिएक्शन लिखो पहले। तो क्या लिखोगे बेटा, जिंक से जिंक ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, और इसका क्या चाहिए मुझे, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या दे रखा है बेटा, ये क्या है आपका रिडक्शन है ना, Zn+2 से Zn क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, E0 हमें क्या चाहिए, Zn से Zn+2 चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ एनोड रिएक्शन। तो ये क्या होगा बेटा, 0.7 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है, तो चेंज कर लिया। अब क्या लिखेंगे, कैथोड का रिएक्शन। तो कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, तो Ag+ से बड़ा बनेगा Ag। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो गेन करेगा, एक गेन किया, तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो यहाँ क्या होगा, E0, तो इसका क्या चाहिए मुझे, रिडक्शन, तो दे ही रखा है रिडक्शन, तो लिख लिया क्या, Ag+ से Ag। कोई दिक्कत, वो कितना बेटा, 0.8 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे करना है इनको बैलेंस। क्या करना है बेटा, इनसे लिखना है बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया, अगर डायरेक्ट जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा, इधर 2 इधर 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको काटने के लिए इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 को मल्टीप्लाई करने पर इसका मैग्नीट्यूड 1.6 नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव, इट इज़ इंडिपेंडेंट, तो ध्यान रखना है। तो आगे पढ़ेंगे भी कि जो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आता, ये आगे हम लोग की एक टॉपिक भी हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अब जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा जोड़ने पे बेटा, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जिंक +2 Ag+, इट विल फॉर्म Zn+2 + 2 Ag। देखिए इलेक्ट्रॉन कट गया, और
अब ई नॉट सेल क्या होगा, तो दोनों को यहाँ इसी सेल का ई नॉट सेल होगा, तो दोनों जोड़ दीजिए तो 1.5 वोल्ट। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, ई नॉट सेल इज 1.5 वोल्ट। कोई दिक्कत? अच्छा एन क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हुआ है, तो एन कितना हो जाएगा बेटा 2। अब मुझे तीसरा पार्ट क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, तो वो निकालना है मुझे ई सेल। तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यही तो फॉर्मूला है। ई नॉट सेल आ रखा है बेटा 1.5, 0.059 बाई एन कितना है 2 लॉग क्या लेंगे बेटा, Zn प्लस 2 अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। याद रख केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे लिखेंगे, Ag प्लस का होल स्क्वायर। और जिंक और Ag ये तो सॉलिड है, तो इनका एक्टिव मास 1 होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा अब Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन, तो 10 की पावर माइनस 2, ये क्या 10 की पावर माइनस 1, 0.1 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, ये क्या है 10 की पावर 4 है ना, 10 और 4 ही है, नहीं 10 है, अपॉन ये क्या 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 0.059 को मैं ले रहा हूँ और आप भी ले लेंगे 0.06 बाई 2, 0.059 लिख सकते हैं ना लॉग, और ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 10 की पावर 3 ऊपर गया तो, और लॉग 10 की पावर 3 क्या होगा, 3 लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1.5 माइनस ये हो जाएगा 0.03, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3, 3 लॉग 10 इज 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1.5 माइनस 0.09, अब घटा लीजिए तो 1.41 वोल्ट, तो ये क्या हो गया बेटा ई सेल। तो व्हाट इज द ई सेल ऑफ दिस रिएक्शन ऑन दिस कंसंट्रेशन, तो 1.41 वोल्ट, और ई नॉट सेल कितना है 1.5 वोल्ट। और एक यहाँ महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी डिस्कस किया क्या, कि कोफिशिएंट चेंज करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ई नॉट और ई सेल में कोई बदलाव नहीं आता है, और ये बात फिर आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप इस प्रॉब्लम से आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे अगली क्लासेस में, तो और ये बेटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी